इन दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार खबर की। मतलब ये इतनी शानदार खबर है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में कहीं पर आप फंसे हुए हैं तो आप कहेंगे नहीं, अब मैं रुकने वाला हूँ। अब मुझे डर नहीं लग रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही देश के अंदर मैंने जन्म लिया है और मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के कोई गलती नहीं की है। बहुत सारे लोग हैं इंडिया के विदेशों के अंदर पैसा लगा रहे हैं, चाइना के अंदर पैसा लगा रहे हैं, अमेरिका के अंदर पैसा लगा रहे हैं। अब आपको चारों तरफ से जहाँ पर भी पैसा आपने लगाया हुआ है, आपको लौटकर अपने इंडिया के अंदर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा हो चुका है, धमाकेदार खबर देखने को मिल रही है। आज आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, खुशी से झूम उठेगा और गर्व से आप कहेंगे भारत माता की जय। क्यों कहेंगे ये देखिए। नीति आयोग ने क्या बोला है, आपका दिल इतना खुश होने वाला, आप झूमने वाले हैं, आज बहुत ज्यादा झूमने वाले हैं। नीति आयोग सीओ से क्या कहा, इंडिया इज नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। वर्ल्ड के अंदर की बात चल रही है, ठीक है। तो वर्ल्ड के अंदर ये चौथे नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है भारत की। कमाल की बात है जी। किसको बीट किया? अभी तो पांचवें नंबर पे थी, अब चौथे नंबर पे कैसे आ गई है? हमने जापान को बीट कर दिया है। अब ऐसा नहीं कि जापान फिर दोबारा से नहीं आ सकता, आ सकता है। फिलहाल तो अभी हमने उसको बीट कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम बन चुके हैं 4,000 अरब डॉलर की इकोनॉमी। कितनी बड़ी? 4 अरब डॉलर की। इसके अलावा एक खबर और मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही शानदार खबर है, आपका दिल खुश हो जाएगा। पहली खबर आपको मिल गई, ये बहुत शानदार खबर मिल गई जी। इस इकोनॉमी नंबर 1 से क्या फायदा है? शेयर बाजार तो अमेरिका की भी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो गिर जाती हैं। देखिए, गिरना बढ़ना एक अलग बात हो गई, गिरना बढ़ना एक अलग बात हो गई है। इससे होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेंगी। आप देख रहे हैं एप्पल के सीईओ, एप्पल कंपनी खुद ट्रम्प से पंगा ले लिया कि नहीं, प्लांट रहेगा कहां पर? इंडिया के अंदर। लड़ने के लिए तैयार है। तो समझिए इंडिया की वैल्यू क्या है, इंडिया का डिसिप्लिन कितना है। लेकिन उसको खराब करने के लिए आप देख सकते हैं कि कितने लोग तैयार रहते हैं, ठीक है। तो आज आपका दिल बहुत ज़्यादा खुशी से झूमना चाहिए कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग जगह से आपको खबरें देखने को मिलेगी। और ये जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है, ये डेटा जो आपको देखने को मिल रहा है, ये बड़ा ही शानदार डेटा है और ये आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया डेटा है। आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया डेटा है। तो बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 1 पे, आपको मालूम है कि कौन कंट्री है इकोनॉमी नंबर 1 पे? कौन है? किसकी? अमेरिका की, 30,000 अरब डॉलर की। दूसरे नंबर पे 19,231 अरब डॉलर चीन, ठीक है। जर्मनी 4,744 अरब डॉलर। तो सिर्फ 744 अरब डॉलर ही आगे है हमसे जर्मनी। मतलब बहुत जल्दी अगर हम थोड़ी सी और मेहनत करें और थोड़ा सही से करें, जितने भी स्टेट हैं वो और थोड़ी सी मेहनत आगे अगर करते हुए नज़र आएंगे, इंडिया की इकोनॉमी और आगे आने वाले टाइम में बूस्ट होती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जापान को यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ पर बस नंबर है किसका? जर्मनी का। अब जर्मनी का नंबर थोड़े दिनों में यहाँ पर आने वाला है। तो क्या खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है? ओवरटेक किया है जापान को, अब नंबर किसका है? जर्मनी का है। और जर्मनी के बाद आप देखेंगे चाइना को करना बड़ा मुश्किल पड़ेगा अभी, क्योंकि 19,231 और अभी हम कितने पे हैं? 4,000 अरब डॉलर। तो देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और अमेरिका को पीछे करने के लिए तो भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ठीक है। तो एक खबर आपको किसकी मिल गई? पॉजिटिव खबर आपको मिल गई है। इंडिया किसी भी देश के अंदर, देखिए अगर ये खबर आपको देखने को मिल जाती है कि इंडिया पीछे खिसक गई, इंडिया 5वें नंबर से 6, 7वें, 8वें नंबर पे पहुंच गई, ठीक है। तो एक दुख वाली बात थी, हम धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। ये सारा ग्लोबली देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर हम डिफेंस के अंदर अभी क्या दूसरे देशों से क्या मंगाते थे? हम डिफेंस हथियार मंगाते थे। लेकिन जब से ब्रह्मोस मिसाइल का आपने करिश्मा देखा, जबरदस्त अटैक हुआ, अलग अलग देशों से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अभी आप देखेंगे इजराइल की भी एक कंपनी है, रॉकेट लॉन्चर के लिए 150 करोड़ का ऑर्डर मिल गया है इजराइल से।
इजराइल भी अब इधर की साइड में देख रहा कि हाँ भाई, कुछ ना कुछ तकनीकी, कुछ ना कुछ नया तो इंडिया के पास है। समझ बात आ रही है आपको यहाँ पर? तो क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, हम धीरे धीरे लीडर बनते जा रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें चैलेंज आएगा, किस किस तरीके से हम उसको फेस करेंगे। तो फिलहाल आपको एक खबर जो मिली है बहुत ही शानदार है। इसके अलावा एक खबर और है, बहुत ही जानदार खबर है, चलिए उसको भी शेयर कर देता हूँ। तो अगली शानदार खबर है, गवर्नमेंट के पास जितना ज़्यादा पैसा रहेगा उतना ही अलग अलग स्कीमों में लगा सकती है सरकार। डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर सकती है सरकार। दूसरा, एक काम और बड़ा कर सकती है सरकार, क्या कि जितना भी किसी कंट्री के ऊपर, मान लीजिए, देखिए ऐसा कोई कंट्री नहीं है, आप देखेंगे अमेरिका के ऊपर जबरदस्त कर्ज है, चाइना के ऊपर जबरदस्त कर्ज है, लेकिन उनकी इकोनॉमी बढ़िया शानदार काम कर रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो आरबीआई ने ट्रांसफर किया है बड़ा ही शानदार पैसा, 2.7 लाख करोड़ एज ए डिविडेंड टू गवर्नमेंट। इतना पैसा, बड़ा ही शानदार 2.7 लाख करोड़, इतना पैसा ट्रांसफर किया है आरबीआई ने, किसको? गवर्नमेंट को, एज ए डिविडेंड के रूप में। ठीक है, अब इस इतना पैसा जाने के बाद क्या होगा, बड़ी दिक्कतें जो चल रही थी वो थोड़ी सी कम होगी, सरकार यहाँ पर मजबूत होती नजर आएगी। सरकार यहाँ पर मजबूत नजर आएगी, और सरकार जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जितना ज़्यादा मजबूत होगी, उतनी नई नई स्कीम निकल कर आ सकती हैं, उतनी ही सिक्योरिटी आगे ज़्यादा बढ़ सकती है, उतनी अलग अलग चीज़ें, जैसे कि सोलर एनर्जी की बात करें, या फिर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो नई नई चीज़ों के अंदर पैसा लगाया जा सकता है। सरकार के पास अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो समझिए देश का तरक्की क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। अभी भी कोई दिक्कत परेशानी एकदम आना शुरू हो जाए तो सरकार के पास ज़बरदस्त पैसा रहना चाहिए, लेकिन पैसे का सदुपयोग सही से होना चाहिए। अब यानी कि पैसा इतना आ रहा है तो उपयोग कहीं उल्टी सीधी जगह हो जाए, नहीं। बड़ा कंट्री है तो पैसे की तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, पॉपुलेशन भी जगह लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये एक दो खबर बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही खबरें हैं कि फोर्थ ग्लोबली बात करें तो चौथे नंबर की हम इकोनॉमी बन चुके हैं, जापान को पीछे छोड़ा है, जर्मनी का नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इतना बड़ा डिविडेंड देखने को मिला, तो ये दो जो खबर हैं ये बहुत ही शानदार है स्टॉक मार्केट के लिए। और आपने देखा कि फ्राइडे के अंदर मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, ये शायद वही सिग्नल था कि कल भी देखने को मिल सकती है। क्या ये बीच में दो चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, इस तेजी को रोक सकती हैं, कौन कौन सी, चलो उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज के किसी तरह का कोई फ़ोन, किसी तरह की कोई कॉल नहीं की जा रही, किसकी साइड से? यूरोपियन कंट्री की साइड से 50% तक का यहाँ पर टैरिफ लगाने की बात यहाँ पर 1 जून से चल रही है ट्रंप के द्वारा। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। कैसे लगाओगे मेरे भाई? लगाओगे तो क्या होगा, महंगा सामान बिकेगा अमेरिका के अंदर, परेशान हो जाओगे। ठीक है, अगर आप ये बोलते हैं कि सारी फैक्ट्री यहीं लगनी चाहिए तो वही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो लेबर कॉस्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो फंस गया अमेरिका। अमेरिका ना तो टैरिफ बढ़ा सकता है, ये मालूम है। ये सारे लोग शांत क्यों हैं? उनको मालूम है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। स्टार्टिंग में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था। ठीक है, बोला गया कि 9 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल को बात चली थी, 2 अप्रैल को बात चली थी। 1 अप्रैल को तो इसलिए नहीं बोला कि 1 अप्रैल को बोला जाएगा तो इसको मूर्ख दिवस बोल देंगे, अप्रैल फुल मना दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 अप्रैल से बात चली वहाँ पर। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के यहाँ पे देखेंगे ट्रंप के द्वारा जो अलग अलग तरीके की जो नीतियाँ बन रही हैं, ये कहीं मार्केट के लिए खतरा है। लेकिन ये खतरा कुछ नहीं, पर्टिकुलर एक देश यहाँ पर पंगा ले रहा है, लेकिन वो देश पंगा लेगा तो अपना नुकसान ही करेगा। क्यों? क्योंकि सारा सामान जो भी टैरिफ लगेगा उसके बाद महंगा हो जाएगा, सामान अमेरिका में पहुँच नहीं पाएगा, पहुँचेगा तो वो महंगा, वहाँ के देसी वाले बड़े परेशान हो जाएंगे और दिक्कत में चला जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। बात का भी देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पर एक्शन लिया गया कि विदेशी लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, विदेशी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उन्होंने कोर्ट में इस चीज़ को लेकर बहस छिड़ गई है कि हाँ भाई ये क्या, ट्रम्प क्या चीज़ें बोल रहा है, केस कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही है कि ट्रम्प का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रम्प क्या कर रहा है, बस उसको करने से मतलब है, कुछ भी करता जा रहा है। एक खबर यहाँ पर आपको देखने को मिली है। दूसरी खबर अभी देखेंगे कि एप्पल पर लगा दिया 25% का टैरिफ,
कि विदेशों से जो भी आईफोन आएंगे अमेरिका के अंदर, उन पर 25% का टैरिफ लगेगा। ठीक है, तो अलग अलग जगह के खतरा और अलग अलग जगह की इस तरह की एक्शन देखने को मिला, लेकिन ये काम नहीं करेंगे सारी चीज़ें। ये लगता है ट्रम्प को ये काम करेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें काम नहीं करने वाली हैं। ये एक निगेटिव न्यूज़ है, सिर्फ ये वाली। ठीक है, एक अगर बात करें तो रसिया यूक्रेन की लड़ाई अब धीरे धीरे ख़त्म ही होती नजर आएगी। हाँ, अभी आप अगर देखें तो थोड़ा सा पंगा बढ़ सकता है, किसमें? इजराइल और ईरान में। जी, क्या इजराइल और ईरान की लड़ाई होगी क्या? अब देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। गाजा की ऐसी हालत करने में और हुतीस की ऐसी हालत करने में, या फिर इजराइल इतने समय से परेशान है, उसके पीछे मेन जड़ कौन सी है? जी, कौन सी है? ईरान। ईरान ही हुती से अटैक करा रहा है, ईरान ही हमास से अटैक करा रहा है। तो फिर जड़ कौन है? जड़ को खत्म करना करेगा इजराइल। ठीक है, तो इजराइल को मालूम है कि जड़ कहाँ से है, ये सारे इतने आतंकवादी जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उसको मालूम है इजराइल को। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पर कि ईरान की इजराइल की लड़ाई, ठीक है, अब सोचिए कि जड़ को खत्म नहीं करेगा। लगता नहीं है कि लड़ाई होगी। खुद अपने दिमाग से लगाइए कि इजराइल इतने दिन समय से परेशान है, लेकिन हाँ, कुछ समय ले सकता है, टाइम ले सकता है। क्या ऐसी हालत में है ईरान से लड़ाई कर सके? देखिए, इफेक्ट तो ईरान पे ही पड़ा है। ठीक है, जो जितने भी हथियार आ रहे हैं, जितनी भी सारी चीज़ें आ रहे हैं, वो ईरान पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर कि लड़ाई होगी नहीं होगी, यहाँ पर कौन कौन सपोर्ट करेगा, या फिर अब ये युद्ध यहाँ पर चालू होने वाला है। क्योंकि इजराइल और ईरान की अगर लड़ाई होती है तो ये अपने में ग्लोबली बड़ी दिक्कत परेशानी का सामना हो सकता है। ठीक है, और आजकल लड़ाई छोटे समय के लिए नहीं चल रही, लंबे समय के लिए चल रही है। वो इजराइल और ईरान की लड़ाई बड़ी घातक साबित हो सकती है, किसके लिए? ग्लोबली। क्या होगी अभी देखिए, वो आगे समय बताएगा कि होगी क्या नहीं होगी। फिलहाल तो अभी यहाँ पर न्यूक्लियर डील को लेकर जो बातें चल रही हैं, कि जिस तरह से ईरान बोल रहा है कि मुझे तो न्यूक्लियर डील करनी है, न्यूक्लियर का करना ही करना है, हमें तो बम बनाने ही बनाने हैं, परमाणु बम बनाना ही बनाना है। ये सारी चीज़ें किसको पसंद नहीं आ रही है? इजराइल को। ठीक है, उसने कहा कि अगर ये परमाणु बम बनाता है तो फिर इजराइल पर बड़ा खतरा है। परमाणु बम से क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं क्योंकि उससे जितनी भी एनर्जी निकलती है वो इतनी ज़बरदस्त एनर्जी निकलती है, आसपास की चीज़ों को पिघला देती है। अभी जो लड़ाई आप देख रहे हैं ना, ये 1-2 बिल्डिंग पे गिरी, उसके आसपास वो बिल्डिंग पर भी उसका पानी नहीं बना है। अगर परमाणु बम गिरेगा तो आसपास की चीज़ें पिघल जाएंगी, इतनी एनर्जी वहाँ से निकलती है। वो एनर्जी जुड़ती है, ज़बरदस्त एनर्जी निकलती है। इसलिए परमाणु युद्ध बहुत ही घातक होता है, और ये काफ़ी आसपास के कंट्रीज़ के लिए भी घातक होता है, और ये पूरे पृथ्वी के लिए खतरनाक चीज़ है। इसलिए परमाणु युद्ध तो होने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर बीच में हो जाए तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।